हेलो प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा चार्ज को डिफरेंट पार्ट्स में, और यहाँ पे चार्ज का एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ की अगर हम बात करें तो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा एक चैप्टर ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में आपने क्या किया होगा, वहाँ पे दो मास लिए होंगे, उनके बीच का फोर्स फाइंड आउट किया होगा। और जैसे वहाँ पे आपने ग्रेविटेशन में फाइंड आउट किया था ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सिमिलरली यहाँ पे भी आपको चार्ज के साथ मास को रिप्लेस कर देना है चार्ज से, और यहाँ पे फाइंड आउट करोगे दो चार्ज के बीच में एक्ट होने वाला फोर्स, उनके बीच का इलेक्ट्रिकल फोर्स, उनके बीच का पोटेंशियल। तो बिल्कुल काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। तो स्टार्ट करते हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ की अगर हम बात करें तो कूलॉम्स लॉ यूज़ करते हैं कैलकुलेट करने के लिए दो चार्जेस के बीच का फोर्स। अगर कोई दो चार्ज स्टेशनरी चार्ज हैं Q1 एंड Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है स्मॉल r, देन बाय द हेल्प ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस वी मे कैलकुलेट द एक्टिंग फोर्स बिटवीन देम, द एक्टिंग फोर्स बिटवीन चार्ज Q1 एंड Q2। तो कूलॉम्स लॉ के थ्रू हम क्या करते हैं, तो कैलकुलेट द, सपोज दैट दिस इज द A एंड B, तो वी में डिटरमाइन द फोर्स बिटवीन A एंड B बाय द हेल्प ऑफ कूलॉम्स लॉ। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका क्या लिमिटेशंस है। कूलॉम्स लॉ को जब भी हम अप्लाई करेंगे इसमें कुछ सर्टेन लिमिटेशंस को यूज करने होंगे आपको। तो लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो लिमिटेशन इन कूलॉम्स लॉ, फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो भी चार्ज लोगे दैट चार्ज शुड बी स्टेशनरी, चार्जेस should be stationary, then charge will always point charge, और इनका जो रेंज होगा दिस r is less than 10 to the power minus का 15 मीटर to the 10 to the power 18 meter. This is the nuclear distance, and this one is the macroscopic distance, ये डिस्टेंस -15 से लेकर के प्लस का 18 पावर तक वैलिड है। दिस आर वैलिड फ्रॉम न्यूक्लियर डिस्टेंस टू macroscopic distance. These are the limitations in Coulomb's law. और मैथमेटिकली अगर हम बात करें इसका, तो मैथमेटिकली यहाँ पे जो फोर्स एक्ट होगा डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज। फोर्स का नेचर कैसा होगा, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपेल कर रहा होगा, दोनों नेगेटिव हैं तो वो अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो जो भी फोर्स एक्ट करेगा दे फोर्स विल ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिंग फोर्स F प्रोपोर्शनल टू द चार्ज Q1 एंड Q2, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दोनों का प्रोडक्ट होगा यहाँ पे, एंड ऑल्सो दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। दिस इज द 1 एंड दिस इज द 2, एंड बाय कंबाइनिंग 1 and 2, बाय कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या मिल जाएगा आपको, द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 बाई R स्क्वायर। और जब इस कांस्टेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, प्रोपोर्शनल को रिमूव करेंगे यहाँ से, तो आ जाएगा K Q1 टाइम्स Q2 और R स्क्वायर। और इसके की वैल्यू होती है 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के इंटू मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको बिल्कुल याद रखना है कि एक के की वैल्यू हो गई ये, एंड दिस वन इज द फाइनल वैल्यू, दिस इज द फाइनल वैल्यू। तो व्हाट इज द के? के इज द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के, and this k is called the Coulomb's constant. This k is called the Coulomb's constant or electrostatic force constant, electrostatic force constant, या इसको कहते हैं मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट, मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट। और इस के का यूनिट्स और डायमेंशन देखेंगे चल करके। तो सबसे पहले बात करेंगे जो के का जो पैरामीटर्स आया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे एक स्मॉल के और यूज कर रहे हो। दिस स्मॉल के इज द dielectric constant here, this is the dielectric small k की बात कर रहे हैं, this is the small k dielectric constant, this one is also called dielectric coefficient, या इसे रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी या स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी कहते हैं, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। और also denoted by this small k is called the relative permittivity, और इस स्मॉल के को हम लोग एप्सिलॉन आर से भी डिनोट करते हैं, और इसे बोलेंगे एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन दिस इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एंड दिस एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ एयर, परमिटिविटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस। और इस एप्सिलॉन नॉट का अपना एक वैल्यू होता है, यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट यूज किए हो आप, दिस एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 का पावर -12 कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, द फॉर्मूला of electric force 1/4 pi epsilon naught k mod of the Q1 Q2 by R square, and this k is Coulomb's constant, electrostatics force constant या मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट। ठीक है, तो फाइनली हमें क्या मिला, नोट कर लीजिए आप, पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए इसे। ओके, तो फाइनली फॉर्मूला यहाँ से आपने फाइंड आउट किया कि इन केस ऑफ कूलम्स द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस दे आर इक्वल टू F, and F is F 1/4 pi epsilon naught small k mod of Q1 mod of Q2 by R स्क्वायर। ये आपका कांस्टेंट हुआ करता था के, और इस के को मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट भी कहते थे। इस के का वैल्यू क्या हो जाएगा, यूनिट और डायमेंशन अगर हम इस के की बात करें तो के इक्वल टू
यानी कि ये बन गया था F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, देन K इज इक्वल टू द F इंटू आर स्क्वायर ऑफ द मॉड ऑफ Q1 Q2। तो डायमेंशन और यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलॉम स्क्वायर। डायमेंशन की अगर हम बात करें तो डायमेंशन में आप न्यूटन MLT-2 मीटर स्क्वायर L2 एंड कूलॉम स्क्वायर, Q इज़ द IT। व्हाट इज़ द कूलॉम, C इसको डिनोट करेंगे Q से, Q इज़ द IT, और यहाँ से हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर। फाइनली ये तो यूनिट हो गया, और K का डायमेंशन हो जाएगा M L3T-4 A-2। दी आर द डायमेंशंस एंड यूनिट ऑफ कांस्टेंट। ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज द एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में कितनी परमिटिविटी है ड्यू टू द एक्टिंग ऑफ टू चार्जेस एक्ट इन द स्पेस, वो आप फाइंड आउट करते हैं। इसका फाइनली वैल्यू होता है 8.85 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर। ये कहाँ से निकल करके आता है देखिएगा, जब आप यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को फाइंड आउट करना चाहोगे तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई स्मॉल के मॉड ऑफ Q1 Q2 बाई F इंटू आर स्क्वायर, और यहाँ से यूनिट मिल जाएगा कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन। दिस इज इक्वल टू द कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन फाइंड आउट करना चाहेंगे तो कूलॉम स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर Q इक्वल टू IT एम्पियर, करंट का यूनिट एम्पियर, और T का टाइम का कैपिटल T न्यूटन MLT-2 एंड मीटर। फाइनली M-1 L-3 T4 and A2. This one is the dimension, unit of the permittivity of free space and dimension of the this one. ठीक है, तो ये आपका कूलॉम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। अब कूलॉम्स लॉ को आप स्टडी करेंगे वेक्टर फॉर्म में। उसके पहले कुछ इसके एप्लीकेशन हैं। यहाँ तो आपने लिमिटेशंस देखा था, ये लिमिटेशंस थे कुछ। अब बात करेंगे इसके कुछ एप्लीकेशन के, तो देखते हैं क्या है इसके एप्लीकेशन। The application of, this is the first, second, मैथमेटिकली देखा क्या फोर्स का वैल्यू होगा, एंड these are the properties या application. What is the properties? और application. तो नंबर 1, the Coulomb's force, this F is the central force, also conservative force, and act या obey the inverse square law. What is the central force? सेंट्रल फोर्स क्या होता है? सेंट्रल फोर्स का मीनिंग ये है कि जब भी हम चार्ज को कंसीडर करेंगे, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सेंटर लाइन, जो सेंटर लाइन उनको आपस में एक दूसरे से मिला रही होंगी, उस पे ही फोर्स एक्ट करेगा। अगर ये सेम चार्ज का है तो जो रिपल्सिव फोर्स होगा उसके सेंटर लाइन के डायरेक्शन में ही होगा। ऐसा नहीं है कि रिपल्सिव फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, ये नहीं होगा। रिपल्सिव फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? सेंटर लाइन जो ज्वाइनिंग लाइन है, सेंटर टू सेंटर जो ज्वाइन करेंगे, उसी लाइन ऑफ एक्शन पे एक्ट करेगा। दिस वन इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन।
उसी लाइन ऑफ एक्शन पे ये एक्ट करेगा, ऐसा नहीं होगा। तो दिस इज द सेंट्रल फोर्स, कूलॉम्स फोर्स इज द सेंट्रल फोर्स, ओके फर्स्ट। सेकेंड, दिस फोर्स इज द कंजर्वेटिव फोर्स ऑल्सो। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये हुआ कि दिस फोर्स, कूलॉम्स फोर्स, जो कि दो चार्ज के वजह से डेवलप हो रहा है, they will be depend only and only on the initial and final state, not depend on the path। जैसे ये दो चार्ज रखा हुआ है तो इसका फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या डिस्टेंस है वो उस पर डिपेंड करता है। आप इसके डिस्टेंस को, इसके बीच के डिस्टेंस को तुम कैसे भी ले लो, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई भी पाथ फॉलो करो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, फाइनल पाथ पे डिपेंड करेगा कि इसका फाइनल पाथ क्या है। तो फाइनल पाथ क्या है, इनके बीच का फाइनल डिस्टेंस क्या है, r। तो कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड ओनली द, कंजर्वेटिव फोर्स का मीनिंग हुआ कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड ओनली द पाथ, डिपेंड्स ओनली द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, फाइनल पाथ। दिस इज द कंजर्वेटिव फोर्स। ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ, 1/r² भी देखा आपने। द डिस्टेंस f प्रोपोर्शनल टू द 1/r², तो बोलते हैं ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। और इसके बाद ये सेकंड अगर देखें तो दिस कूलॉम्स फोर्स इज नॉट affected बाय थर्ड चार्ज, यानी कि इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स एक्ट हो रहा होगा, F और F, they will not be affected when third charge Q3 bring in the contact of this system। इसके आसपास अगर कोई थर्ड चार्ज लेकर के आते हैं तो जो वैल्यू पहले हुआ करता था इन दोनों का आपस में एक दूसरे की वजह से, वो सेम रहेगा, इसके मैग्नीट्यूड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ड्यू टू द थर्ड चार्ज। तो बोलेंगे कि नॉट इफेक्टेड, किस पे नॉट इफेक्टेड, कूलॉम्स फोर्स नॉट इफेक्टेड बाय थर्ड चार्ज। और रिलेशन की अगर हम बात करें तो फॉर प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, फॉर प्रोटॉन के लिए F G F E F N, they are the one ratio 10 to the power 36, 10 का पावर 38। और फॉर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये जो वैल्यू होगा F G F E और F N का रेशियो इज इक्वल टू 1:10 का पावर 40। क्या मीनिंग है देखते हैं यहाँ पे। अगर दो चार्ज आपने कंसीडर किया, सपोज दैट ये भी प्रोटॉन है और ये भी प्रोटॉन है, तो इनके बीच कितना फोर्स एक्ट होगा, इनके बीच जो रेशियो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का और न्यूक्लियर फोर्स, एन डिनोट द न्यूक्लियर फोर्स, दिस इज द एन, दिस वन डिनोट द न्यूक्लियर फोर्स। जैसे हम जानते हैं कि फंडामेंटल फोर्स की अगर हम बात करें तो नेचर के पास 4 टाइप्स के फंडामेंटल फोर्सेस हैं। दे आर द ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो कंपैरिजन करके अगर हम देखते हैं तो क्या रेशियो निकल करके आता है, द ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और न्यूट्रल फोर्स, इनके बीच का रेशियो प्रोटॉन और प्रोटॉन के लिए ये आता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर फाइंड आउट करना हो गया Fg अपॉन Fe, सिंपल सा फॉर्मूला, Fg, व्हाट इज द Fg, Fg इज द G टाइम्स m1 m2 by r², and what is the Fe, K m1 m2 by r² कैंसिल, और फाइनली आ गया G बाई K m1 m2 by
Q1 Q2 और वैल्यू पुट कर लेंगे जी का 6.67 10⁻⁻11 के का वैल्यू फाइंड आउट किया था 9 × 10⁻⁹ किसके लिए लिया आपने? सपोज दैट प्रोटॉन और प्रोटॉन के लिए। तो प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.672 10⁻⁻27 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा 1.6 10⁻⁻19 ये भी स्क्वायर हो जाएगा। जब इनको सॉल्व करेंगे तो इनको जब भी सॉल्व करेंगे आप तो आपका रेशियो निकल करके आएगा 1/10 का पावर 36 FG/Fe। और अगर रिप्लेस करते हैं यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो रेशियो बन करके आता है 40 × 10 का पावर 42। ओके, तो दिस one is the Coulomb's law. In this law we may calculate the force between two stationary charges, and this force is equivalent to the 1/4 pi epsilon naught k mod of Q1 into Q2 by R स्क्वायर्स। इसके कूलम्स फोर्स के लिमिटेशंस क्या थे? लिमिटेशंस थे कि पॉइंट चार्ज होना चाहिए और ये स्टेशनरी होना चाहिए, इनके बीच का डिस्टेंस इतने ही डिस्टेंस के लिए ये वैलिड है। -15 से न्यूक्लियर डिस्टेंस से लेकर के मैक्रोस्कोपिक डिस्टेंस के लिए। देन फाइंड आउट किया लिमिटेशंस के बाद मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे, तो फोर्स को इक्विवेलेंट किया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज के Q1 Q2 एंड दिस फोर्स आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r स्क्वायर। इनको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से फोर्स का फाइनल वैल्यू निकल करके आ जाता है।